हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज काफ़ी देर हो गई थी, रात के 8 बज चुके थे। चंचल बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। घर जाकर खाना भी बनाना है पर कोई मदद करने वाला नहीं। बस दिमाग में यही चले जा रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, मेघा जी ने अपना ही राग अलापना शुरू कर दिया। इतनी देर कैसे लग गई? ध्यान नहीं था क्या कि रात का खाना भी बनाना है? जी, वो आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। नंबर आते आते काफ़ी वक्त लग गया। अरे, तो खाना बनाकर चली जाती। कोई पता होता है कि हॉस्पिटल में कितना वक्त लगता है? आते समय घर के लिए सब्जियां भी ले आई क्या? कल सुबह जल्दी खाना बनेगा तो तैयारी भी तो अभी करनी पड़ेगी। मेघा जी अपनी ही रो में बोले जा रही थी। जी, ले आई। चंचल चुपचाप रसोई में चल दी सब्जियां रखने के लिए। उसे पता था हाल तो कोई पूछेगा नहीं, पर यह ज़रूर पूछेगा कि जो सामान लाना था वो लाई कि नहीं। सामान रखकर पानी का गिलास लिया ही था कि मेघा जी रसोई में भी आ गई। चंचल, एक काम करो, अभी के लिए तो सिर्फ रोटी, कोई भी सब्जी और बूंदी का रायता बना लो, और फिर सुबह के लिए भी तैयारी करके रख देना। विनित और नित्या, जो कि मेघा जी के छोटे बेटे बहू है, दूसरे शहर में रहते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए थे। उन्हें सुबह जाना है, इसलिए मेघा जी ने कहा कि सुबह 7 बजे वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। यह कहकर मेघा जी जिस गति से रसोई में आई थी उसी गति से चली भी गई। रसोई में चंचल अकेली खड़ी रह गई। उसे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, जबकि सबको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। मन मार कर चंचल आटा गूंथने के लिए आटा निकाल ही रही होती है कि उसी समय उसका पति आशीष रसोई में आ जाता है और चंचल को काम करते देखकर बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? खड़े रहने की हिम्मत तो है नहीं तुम्हारी, और तुम ऐसे में काम करने लगी हो। मैं क्या करूँ आशीष, किसी ने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी, बस बता कर चले गए कि काम क्या करना है। चंचल ने जवाब दिया, अरे तो माँ को कह देती, माँ और नित्या दोनों मिलकर खाना बना लेते। आशीष ने कहा। चंचल ने जवाब दिया, क्या माँ और नित्या दोनों को नहीं पता कि हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं? तुम जाओ कमरे में आराम करो, आज खाना बाहर से ही मंगा लेंगे। मम्मी जी हंगामा कर देगी। मैं देख लूँगा, तुम जाओ। चंचल अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद मेघा जी रसोई में आई तो चंचल को वहाँ ना पाकर उसके कमरे की तरफ गई। देखा तो चंचल बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेघा जी ने कहा, बहू, आज का खाना नहीं बनेगा क्या, जो तुम आराम कर रही हो? चंचल ने जवाब दिया, मम्मी जी मेरी हिम्मत नहीं है। वैसे भी आशीष जी ने कह दिया कि वो खाना बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से खाना मंगाने की बात सुन करके ही मेघा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब समझती हूँ मैं, विनीत और नित्या को देखकर तुम खुश नहीं होती, जलती हो तुम उन दोनों से, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। आशीष को बेवकूफ़ बना सकती हो, अपने पापा जी को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मेघा जी की बात सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। नित्या और विनीत जब भी आते हैं मेहमानों की तरह आते हैं, घर के सदस्यों की तरह तो कभी नहीं आए। वह भी तो इस घर की बहू है, क्या वह आज खाना नहीं बना सकती थी? फिर भी हमने उससे कहने से अच्छा बाहर से ही खाना मंगा लिया, तब भी आप मुझे सुना रही हो। हाँ, मेहमान ही है, थोड़े दिन के लिए आती है, पर फिर भी आंखों में सालती है तुम्हारी। अरे कौन सा ऐसा तुमसे पकवान बनाने के लिए कह दिया? रोटी सब्जी बनाने को ही तो कह रही थी। इतने में आशीष कमरे में आ गया, जिसे देखकर मेघा जी चुप हो गई। माँ, खाना आ चुका है, आप और नित्या सबको खाना परोस दो। अब क्या खाना परोसने की भी हिम्मत नहीं है इसकी? हाँ, चंचल की तबीयत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। आप लोग अपने लिए परोस लीजिए। रही बात मेरी और चंचल की, मैं खुद खाना परोस कर अपने कमरे में ले आऊँगा। आशीष ने कहा तो मेघा जी भून भुनाती हुई कमरे के बाहर निकल गई। बाहर जाकर नित्या को बुलाकर विनीत, पापा जी, खुद के और नित्या के लिए खाना परोसने लगी। इतने में आशीष भी आ गया और खुद के और चंचल के लिए खाना लगाने लगा। भैया, भाभी को हमारा आना पसंद नहीं है क्या, जो बीमार पड़ गई? विनीत ने कहा। अब तुम क्यों बेवजह बोले जा रहे हो? किसी को घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने संस्कार है। नित्या ने भी जवाब दिया।
इससे पहले कि आशीष कुछ कहता, मेघा जी ही बोल पड़ी। अब हर किसी के माँ बाप तो संस्कार नहीं सिखा सकते ना। जैसे पल्ले पड़ी है वैसे ही निभाओ। और वैसे भी अभी हम जिंदा है, हमारा घर है, आराम से आओ, देखती हूँ कौन मना करता है। काफ़ी देर से पापा जी सब बकवास सुने जा रहे थे। उन्होंने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, अरे आशीष, वो जो शास्त्री नगर वाले प्लॉट का हमने बेचा था उसका सारा पेमेंट आ गया क्या? आशीष एक टक पापा जी को देखता ही रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि पापा जी ने यह क्या पूछा, पर इतना तो था कि सबकी निगाहें अब पापा जी की तरफ थी। अरे हमारा शास्त्री नगर में कोई प्लॉट भी था? मुझे तो पता ही नहीं। और था भी तो कितने में बेचा? हमें तो कुछ भी नहीं बताया, मेघा जी ने बीच में ही कहा। हाँ, बहुत पहले ख़रीदा था मैंने, पूरे 70 लाख में बिका है। आधा पेमेंट तो उन लोगों ने पहले ही दे दिया था, आधा पेमेंट बाद में देने के लिए कहा था, उसी के लिए पूछ रहा था। अभी भी आशीष अपने पापा को एकटक ही देखे जा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, पापा जी ने दोबारा कहना शुरू कर दिया, सोच रहा हूँ कि एक प्लॉट खरीद लूँ आशीष और चंचल के नाम से। आखिर हमारे बेटे बहू है तो इन पर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे? 2 बेटे हैं आपके तो हिस्सा भी बराबरी का होना चाहिए, मेघा जी ने कहा। हाँ पापा, ये तो गलत बात है। आखिर भैया के साथ साथ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरा भी तो बराबर का हिस्सा बनता है, विनीत ने कहा। हाँ पापा जी, आप प्लॉट लोगे तो चारों के नाम से ही लोगे, अन्यथा अपने नाम से ही ले लो, ताकि बाद में बंटवारा हो तो सबको बराबर का हिस्सा मिले, अब की बार नित्या ने भी कहा। सबकी बातें सुनकर पापा जी मुस्कुराने लगे और कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भला मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी? कैसी बात कर रहे हो आप? विनीत भी तो आपका बेटा है, नित्या भी तो आपकी बहू है, तो ये भी बराबर के हकदार हुए ना। अच्छा, हिस्सेदारी में बराबर का हक याद है तुम्हें, और घर के कामों में जिम्मेदारी का में बराबर हिस्सा याद नहीं है तुम्हें? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग अपने आप को मेहमान बता रहे थे घर का। अब क्या हुआ? आज चंचल की तबीयत खराब है और तुम लोग इतना नाच रहे हो, और जबकि जब भी तुम लोग घर में आते हो वो अकेली ही काम में लगी रहती है, और तुम्हारी सेवा करने के लिए चंचल ही यहाँ पर होती है, तुम्हारे ये मेहमान नहीं। इसके संस्कार गिनाने से अच्छा है अपने संस्कार गिनो, समझे ना? और हाँ, कोई प्लॉट नहीं है मेरे पास, या तो मैंने तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने के लिए बोला था, आइंदा ज़रा सोच समझ कर बोलना। पापा जी की सीधी और सपाट बात सुनकर सब चुप हो गए। मेघा जी के मुंह से बोल तक नहीं फूटे, और आशीष वो आंखों ही आंखों में अपने पिता को धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम उन्होंने तो सच का साथ दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।